नमस्कार बच्चों, पुनः आपका मेरे हिंदी चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। बच्चों, आज हमारी चर्चा का विषय है विधेय, जिसे इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं। बच्चों, व्याकरणिक श्रृंखला के अंतर्गत इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था उद्देश्य क्या है, उद्देश्य का विस्तार क्या है, और आज पुनः मैं विधेय के बारे में चर्चा करूंगा। व्याकरण की मौलिक जानकारी के लिए वाक्य की जानकारी जरूरी है और यहाँ हम वाक्य के अंगों की चर्चा कर रहे हैं। खास तौर से यह जो विषय है स्कूली परीक्षा से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हिंदी की अपनी अहमियत है, हिंदी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हमारी तैयारी कुछ वैसी हो ताकि हम उन प्रश्नों का भी जवाब भली भांति दे सकें और सफलता सुनिश्चित कर सकें। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे विधेय के अंतर्गत विधेय क्या है। मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ कुछ परिभाषाओं को प्रस्तुत किया है ताकि आपकी शंका का निवारण किया जा सके। सामान्य तौर से हम जानते हैं कि वाक्य में उद्देश्य को छोड़कर जो शेष बच जाता है वो विधेय कहलाता है। जाहिर सी बात है कि उद्देश्य के अंतर्गत, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कर्ता और कर्ता के विस्तार आते हैं। हमने उद्देश्य के विस्तार की भी चर्चा की थी। ठीक उसी क्रम में आज हम यहाँ विधेय की बात करेंगे। विधेय के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं और फिर हम विधेय के विस्तार की चर्चा करेंगे ताकि वाक्य की पूर्ण जानकारी मिल सके। वाक्य रचनांतरण के लिए वाक्य के मौलिक तथ्यों से परिचित होना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा अशुद्धियां हो सकती है और इन अशुद्धियों से बचने का एक ही मात्र उपाय है और वह यह है कि हम वाक्य की मौलिकता को सही सलामत समझ लें, जान लें, परख लें, तार्किक विश्लेषण कर लें कि आखिर क्यों है, कैसे है। जो शब्द उद्देश्य के विषय में विधान करता है उसे विधेय करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों कि विधेय वाक्य का वह हिस्सा होता है जो उद्देश्य के बारे में हमें जानकारी देता है। इसमें कोई भ्रम की आवश्यकता नहीं है, कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है। या फिर इसे हम दूसरे रूप में भी कहते हैं कि वाक्य में उद्देश्य को छोड़कर शेष जो बच जाता है वो विधेय कहलाता है। यहाँ हम विधेय की तरफ से चल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जो शब्द उद्देश्य के विषय में विधान करता है वह विधेय कहलाता है। अथवा इसे हम यह भी कह सकते हैं कि उद्देश्य के अतिरिक्त वाक्य में प्रयुक्त समस्त पद विधेय कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। यदि वाक्य से आपने उद्देश्य अलग कर दिया, जो शेष बच गया वो विधेय है, प्रेडिकेट है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात निश्चित रूप से आपकी समझ में आ चुकी है कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। उद्देश्य की चर्चा हमने पूर्व वीडियो में की है। आज इस वीडियो का मुख्य विषय है विधेय, और मैं पुनः एक बार इसकी पुनरावृत्ति करना चाहूंगा कि वाक्य में उद्देश्य के अलावा जो समस्त पद बचता है उसे हम विधेय ही कहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। तो जब हम ये जान गए कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, यहाँ हम विधेय की चर्चा कर रहे हैं। मैंने बताया कि विधेय क्या है। इन बातों को जानने के बाद बखूबी आप अब आगे की बात जानने के लिए उत्सुक होंगे और इस कड़ी में मैं विस्तार पूर्वक ये चर्चा करना चाहता हूँ ताकि वाक्य के अंगों से संबंधित कोई भी समस्या आपके मस्तिष्क में न रहे। बच्चों, मेरी चर्चा का उद्देश्य स्कूली परीक्षाओं से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक है। इसलिए मैंने यहाँ जिस विषय को उठाया है उसका बड़ा ही विस्तृत विश्लेषण किया है ताकि आप बखूबी व्याकरण के मौलिक नियमों से रूबरू हो सकें, जान सकें और इसकी जानकारी दूसरों तक पहुंचा सकें, क्योंकि ज्ञान वितरित करने की वस्तु है। ज्ञान हम जितना बांटें उतना ही लाभ होता है, स्वयं को भी, समाज को भी। जब हम ये जान गए कि विधेय क्या है, उसके बाद ये भी जानना जरूरी है कि विधेय के प्रकार, विधेय के कितने प्रकार होते हैं।
बच्चों, विधेय दो तरह के होते हैं, एक साधारण विधेय, दूसरा जटिल विधेय। जाहिर सी बात है कि यदि ऐसा कहा जाए कि विधेय दो तरह के होते हैं तो आपके मस्तिष्क में ये बात उठेगी कि आखिर साधारण विधेय क्या है, जटिल विधेय क्या है। निस्संदेह यहाँ इस वीडियो में हम विधेय की चर्चा कर रहे हैं और हम इनकी भी चर्चा अवश्य करेंगे कि साधारण विधेय क्या है, जटिल विधेय क्या है। सबसे पहले हमारा उद्देश्य था इस बात को जानना कि विधेय क्या है। विधेय हम जान गए कि वाक्य में उद्देश्य के अतिरिक्त यानी उद्देश्य को छोड़कर जो कुछ बच जाता है वो विधेय कहलाता है, या फिर वाक्य का वो अंश जो उद्देश्य के बारे में विधान करता है उसे विधेय कहते हैं। इसके बाद हमारी चर्चा का विषय है कि विधेय के प्रकार। मैंने बताया कि विधेय दो तरह के होते हैं, साधारण विधेय, जटिल विधेय। बच्चों, मैं बार बार पूरी स्थिरता के साथ आप तक तमाम इन विषयों की जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। कोई जल्दीबाजी नहीं है, वर्षा नहीं हो रही है। आप इत्मीनान से इन्हें आत्मसात करें ताकि आजीवन इसका आप लाभ उठा सकें। साधारण विधेय की बात हो रही है। साधारण विधेय में केवल एक क्रिया होती है। साधारण नाम से स्पष्ट है, जहाँ मात्र एक क्रिया होती है उसे हम साधारण विधेय कहते हैं। उदाहरण मैंने दिया है आपके लिए। राम पढ़ता है, वह लिखती है। यहाँ राम उद्देश्य है, वह उद्देश्य है, लेकिन पढ़ता है, लिखती है, ये सब विधेय का हिस्सा है। जाहिर सी बात है यहाँ पर एक ही क्रिया है, यानी एक से अधिक क्रियाओं का भी प्रयोग हो सकता है। ये बाद की स्थिति है। फिलहाल इस स्थिति में सब साधारण विधेय की बात हो रही है। यहाँ हमें जानना जरूरी है, जानना आवश्यक है कि साधारण विधेय में एक क्रिया होती है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर दिया है, राम पढ़ता है, वह लिखती है। यहाँ पर पढ़ता है या लिखती है विधेय का हिस्सा है, जिससे हम साधारण विधेय कहेंगे। बच्चों, विधेय का जो दूसरा भेद है वह है जटिल विधेय। जटिल विधेय की परिभाषा भी मैंने आपके लिए यहाँ लिख दी है। जब विधेय के साथ पूरक शब्द प्रयुक्त होते हैं तो विधेय को जटिल विधेय कहते हैं। यानी विधेय के साथ पूरक शब्दों का प्रयोग होता है। जाहिर सी बात है कि स्थितियों में वाक्य लंबा होगा। जिस तरह साधारण विधेय की स्थिति है वैसा नहीं होगा, बल्कि उससे इसकी जटिलता बढ़ जाएगी। और यही वह मूल कारण है कि इसका नाम है जटिल विधेय। तो जटिल विधेय में पूरक शब्द प्रयुक्त होते हैं नहीं, और पूरक शब्दों के रूप में जो आने वाले शब्द हैं उसे भी हम जान लें। पूरक शब्दों में आखिर कौन कौन से शब्द आते हैं। पूरक शब्दों में आने वाले शब्द हैं संज्ञा, विशेषण, संबंधवाचक, क्रिया विशेषण। ये चार तरह के शब्द पूरक शब्दों के रूप में आते हैं, जिनसे मिलकर जटिल विधेय की रचना होती है। बच्चों, बार बार मस्तिष्क में ये बातें बिठाने की है कि यहाँ हम विधेय की चर्चा कर रहे हैं, और मैंने बताया कि जटिल विधेय के अंतर्गत जो आने वाले शब्द हैं वे हैं संज्ञा, विशेषण, संबंधवाचक और क्रिया विशेषण। ये चार हैं। इसे आप भूलेंगे नहीं, इसे आप निश्चित रूप से याद रखेंगे इन्हें। और इन चारों के लिए मैंने उदाहरण भी चुन कर लाए हैं ताकि आपको और भी स्पष्टता के साथ जानकारी मिल जाए कि आखिर इनका प्रयोग कैसे होता है, या फिर यदि इनका वाक्य में प्रयोग है तो हम इसे कैसे पहचानेंगे कि ये विधेय के हिस्से में आते हैं, और इन्हें हम जटिल विधेय कह सकते हैं। जैसे हम संज्ञा की बात करें तो मेरा बड़ा भाई दुकानदार है। बखूबी आपने देखा यहाँ पर दुकानदार की बात हो रही है, दुकानदार संज्ञा है, कोई उलझन नहीं है, बखूबी आप जान रहे हैं, और यह विधेय का हिस्सा है। विशेषण, वह आदमी सुस्त है। सुस्त क्या है? विशेषण है, और यह भी विधेय के अंतर्गत आ रहा है। संबंधवाचक, ये 500 रुपये तुम्हारे हुए, तुम्हारे संबंध को दर्शा रहा है, और यह विधेय के अंतर्गत आ रहा है। क्रिया विशेषण, आप कहाँ थे, कहाँ, क्रिया विशेषण के रूप में आया है, और यह विधेय का हिस्सा है। तो यहाँ हमने देखा कि ये 5 तरह के शब्द भी
विधेय के हिस्से में प्रयुक्त होते हैं और इन्हें हम जटिल विधेय का नाम देते हैं। तो ये बातें स्पष्ट है बच्चों कि विधेय दो तरह के होते हैं, एक साधारण विधेय, दूसरा है जटिल विधेय। साधारण विधेय वह है जिसमें एक क्रिया होती है और जहां दूसरे शब्दों का प्रयोग होता है क्रिया के अलावे, उसे हम जटिल विधेय कहते हैं। और मैंने बखूबी बताया था कि जटिल विधेय में विधेय के साथ पूरक शब्दों का प्रयोग होता है और उन पूरक शब्दों में आने वाले जो शब्द हैं वो है संज्ञा, विशेषण, संबंधवाचक और क्रिया विशेषण। उदाहरण के माध्यम से भी मैंने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि आखिर विधेय किस रूप में पहचाने जाएंगे और इन शब्दों का प्रयोग विधेय के रूप में कैसे होता है और इन स्थितियों में ये जटिल विधेय कहलाते हैं। तो यहाँ आज इस वीडियो में मुख्य रूप से हमने जाना कि विधेय क्या है और विधेय के कितने प्रकार हैं। विधेय के दो प्रकार हैं, साधारण और जटिल, जिसे हमने उदाहरण के माध्यम से देखा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा। निश्चित रूप से आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।